घर के अंदर भी खतरा था, घर से बाहर भी था जोखिम। उन्होंने खाया तरस हमारी हालत पर और एक एक कर फूंक डाले हमारे घर। अब न अंदर खतरा है न बाहर जोखिम। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा बिष्ट और ये है कश्मीर, जिसे जमीन पर जन्नत का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसी जन्नत के बाशिंदों पर 1989 और 90 के दौरान कयामत बरपी थी। उन्हें कहा गया कि रातों रात यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर यहाँ से चले गए। और अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं तो एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों की चर्चा चली है। हम खोजने निकले हैं आखिर कहाँ है, किस हाल में है कश्मीरी पंडित, क्या है उनके दर्द, क्या है उनके गिले शिकवे और क्या है उनकी उम्मीदें इस चुनाव से। कश्मीर, शिकारों की दुनिया, चिनारों की दुनिया, कुदरत के हसीन नजारों की दुनिया। ये झरने, ये नदियां, ये पहाड़, ये सब्ज वादियां, ये दुनिया अगर छिन जाए तो किसका दिल ना तड़प उठे। जहां बचपन बीता वो गलियां छूट गईं, जहां जवां हुए वो मिट्टी छीन ली गई। जब भी जिक्र कश्मीर होता है तो परिवार की ये तीनों पीढ़ियां ऐसे ही गम के समंदर में डूब जाती हैं। इतना मैंने रोया, खुद ही आंसू निकले मेरे। नहीं तो देखो हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या हालत हो गई। दुनिया पर आई लोग यहाँ बेगाने। ये अपनी जमीन, अपनी मिट्टी, अपनी दुनिया से बेदखल हुए लोगों का दर्द है। दिल ही जाने नजरों अपने देश में हम हैं परदेसी। जो कुदरत की ऐसी हसीन वादियों, जम्मू कश्मीर की घाटियों में बेखौफ जीते थे, उस जहान में बसते थे जहां बर्फ से ढके पहाड़ थे, नीले पानी वाली झील थी, लहरों पर तैरते शिकारे थे, जहां गुलाबी सर्दी से बचाती मोटी गर्म फिरन थी, केसर वाले कहवे से उठती खुशबूदार भाप थी, जहां सुर्ख पत्तों वाले चिनार के दरख्त थे, जहां सेब संतरों के बड़े बड़े बागान थे, रंग बिरंगे फूलों की लंबी लंबी क्यारियां थी। किस्मत देखिए, वो नजारे, वो वादियां, वो फिजाएं आज भी वही हैं, लेकिन नहीं हैं तो ये लोग। और इनके दिलों में आज भी अपने वतन लौटने की ख्वाहिश हर पल सांस लेती है। Because I have lived my whole life there. I am born there. I will not die here. I want to die there. वो अपनी मिट्टी है। दोबारा गई कश्मीर उसके बाद? तब भी नहीं, तब से भी नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन मन में कभी एक ख्वाहिश है कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम जाएं वहाँ। हर वक्त इंसान जीता है, हर वक्त मरता है। बच्चों को बड़ा करने में कितना प्रॉब्लम होती, कितना मुश्किल परदेश में आकर। ऐसे करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी मिट्टी से अलग होकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिंदगी बिता रहे हैं। कश्मीरी पंडित घाटी के हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इनकी कुल आबादी करीब 4 लाख थी। इनकी जिंदगी अमन चैन के साथ गुजर रही थी, लेकिन साल 1989 से माहौल बिगड़ने लगा।
पाकिस्तान की सरपरस्ती में फल फूल रहे अलगाववादियों ने कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दी थी। कश्मीर की फिजाओं में बारूद घुलने लगा था। पाकिस्तान की बागडोर तब बेनजीर भुट्टो के हाथ में थी। बेनजीर हिंदुस्तान के खिलाफ चल रही इस साजिश को खुलकर हवा दे रही थी। कश्मीर के बहादुर अवाम मौत से नहीं डरते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। कश्मीरियों के रगों में मुजाहिद और गाजियों का खून है। 19 जनवरी 1990 की रात हजारों कश्मीरी मुस्लिम सड़कों पर आ गए। आजाद कश्मीर के नाम पर चारों तरफ जुलूस निकालने लगे। नारे लग रहे थे, टायर जलाए जा रहे थे, मस्जिदों से आजान की जगह ऐलान हो रहा था। अजानें तो आती थी, वो 5 टाइम नमाज वो तो हमेशा होता था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उस रात को 19 जनवरी को शाम को 7 बजे के करीब जो एक साथ पूरे डाउनटाउन, हम तो डाउनटाउन में रहते थे, पूरे डाउनटाउन में एक साथ जब आवाज़ें आई तो ऑटोमेटिकली एक फेयर साइकोसिस क्रिएट हो गया। गली कोचे में से जुलूस निकल रहे हैं और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज वो बोलते थे जिसको यहाँ रहना है निज़ाम मुस्तफा पढ़ के रहना है। इस अलगाववादी हिंसा में हजारों कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए, उनके मंदिर तोड़ डाले गए। करीब 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़कर निकलना पड़ा। 24 साल हो गए तब से कश्मीरी पंडित अपने वतन नहीं लौट सके हैं। इनकी खोई हुई जन्नत इन्हें आज तक वापस नहीं मिली है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों को यहां दोबारा बसाने की बात की है, अपने घरों को वापस लौटने के इनके सपने फिर से जाग उठे हैं। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, दिल्ली। जनवरी 1990 की तारीख कश्मीरी पंडितों पर कयामत बनकर टूटी थी। रातों रात कश्मीरी पंडितों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। आज 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन मिट्टी पर वापस लौटने की आस हर विस्थापित कश्मीरी के दिल में आज भी जिंदा है। हम मिले फरीदाबाद में रहने वाले जुच्छी परिवार से, जिन्हें सपनों में दिखाई देते हैं चिनार के पत्ते, डल लेक और याद आता है अपना घर। जुच्छी परिवार आज भी अगर मौका मिले तो अपने घर कश्मीर वापस लौटने को तैयार है। फरीदाबाद में रहने वाले अशोक जुच्छी के परिवार को उस काली रात की एक एक बात याद है। मैं जोर से रोने लगी, चिल्लाई मैंने, हे भगवान, मुझे इस टाइम वो याद आता है। ऐसी आपदा किसी पे ना आए। लोग कहते हैं घर में बेघर है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और बेघर हैं। मेन श्रीनगर के बरजाला इलाके में रहता था जुच्छी परिवार। 19 जनवरी 1990 को रात में अचानक जुलूस निकलने लगे। हर तरफ से, हर गली से पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी चाहिए के नारे लग रहे थे। टायर जलाए जा रहे थे, हर तरफ धुआं धुआं हो रहा था। गली कोचे में से जुलूस निकल रहे हैं और वर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज वो बोलते थे जिसको यहाँ रहना है निज़ाम मुस्तफा पढ़ के रहना है। तो डर भी गए, वेदर क्या ये हमको अटैक करेंगे, रात को मारेंगे, रात को चिल्लाते थे, ओ बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। घर में एक सरदार फैमिली किराएदार थी। उसकी बहू दहशत के मारे भागी भागी आई। पूछा, आंटी, जुलूस ने चारों ओर से घेर लिया है, अब क्या करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों क्या करेंगे, बच्चों को इधर ही रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, शाम को देर के टाइम हम दोनों जाएंगे, इस कुएं में हम छलांग मारेंगे। नहीं, मैं इन पर हाथ रखती हूँ, ऐसे मैंने उसको बोला। कहा आंटी ऐसे करेंगे? मैंने कहा हाँ।
दोनों इसी में कूद जाएंगे। किसी तरह जान बच गई, लेकिन अपना वो जहान छूट गया। ये वो दौर था जब फारूक अब्दुल्ला सरकार कश्मीर में चल रहे अलगाववादी आंदोलन के सामने बेबस नजर आ रही थी। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जगमोहन को राज्यपाल बना के भेजा ताकि हालात को काबू किया जा सके, लेकिन जगमोहन भी कुछ नहीं कर पाए। 19 जनवरी 1990 को ही जगमोहन ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की कुर्सी संभाली और इससे नाराज होकर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कानून व्यवस्था पर काबू करने के लिए जगमोहन ने पहले ही दिन कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन अलगाववादी हिंसक आंदोलन का मूड बना चुके थे। 19 जनवरी 1990 की शाम होते होते कश्मीरी पंडितों के लिए माहौल खौफनाक होता चला गया और इन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। अगर वो वापसी के अगर आपको कुछ हालात बनते हैं तो आप जाना चाहोगे वापस? I will go back. Because I have lived my whole life there. I am born there. I will not die here. I want to die there. वो अपनी मिट्टी है। 24 साल गुजर चुके हैं। जुच्ची परिवार फरीदाबाद में सेटल हो चुका है। परिवार की तीसरी पीढ़ी स्कूल जाने लगी है, लेकिन आज भी ये परिवार कश्मीर वापस जाने को तैयार है, बशर्ते सरकार उनके लिए अलग शहर बसा दे। कश्मीर में बीते दिनों की यादें दिल से नहीं जाती। काश वो दिन वापस आ सकते। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से मोती के दाने जैसा, सीने से रहता लगाता, याद न जाए बीते दिनों की। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। वो शायर थे, वो गीतकार थे। कश्मीर के बुद्धिजीवियों में उनकी गिनती हुआ करती थी। एक सेलिब्रिटी की तरह रहते थे, लेकिन अपने कश्मीर से बिछड़कर वो एक गुमनाम सी जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से बहुत सी उम्मीदें हैं। हम आपको मिलवाते हैं दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाले पीएन कौल साहब से। पद्मश्री बाल यारो जान गो। इस कश्मीरी गीत का मतलब है, मैं रोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें याद करके मेरे दिल का तार तार रो पड़ता है। मैं तुम्हारा इंतजार तब तक करूंगा जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाला कौल परिवार कश्मीर को ऐसे ही याद करता है। पीएन कौल गायक हैं, शायर हैं। इनका तखल्लुस है साइल। श्रीनगर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। अब जलावतनी की टीस इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जन्नत के लोग कहीं किस खारजार में आ गए हैं, परेशान हो गए यहाँ इस गर्मी में आ गए, जहाँ हमारे लिए न छाया है न कुछ है। वैसी धूप, वैसी गर्मी, ऐसा सारा, वहाँ सारा कुछ सुहाना ही सुहाना था। हमारी गुजारिश पर कौल साहब सिरहाने रखी फाइलें टटोलते हैं। हाथ लगती है एक नज्म, कश्मीरी में लिखी हुई है। इसमें भी गिले ही गिले हैं। अच्छा विंतो क्या हुआ, कोई बताए हमको क्या हो गया है। नबदुब जैसे आसमान नीचे गिरा है, आसमान नीचे गिरा है। तालुक बैठा
नीचे वाली चीज ऊपर गई, ऊपर वाली नीचे गई, दब के ऐसे हो गया, वो उल्टा सारा। पीएन कौल का परिवार श्रीनगर के साफा कदल में रहता था। ये बताते हैं कि आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को इस हद तक डरा देना चाहते थे कि कोई भी उनके मूवमेंट की खबर सरकार या सुरक्षा बलों को देने का हौसला न जुटा पाए। एक बड़ी ट्रेजेडी जो हो गई जिसने हमारा दिल खत्म कर दिया, वो था एक टीचर थी लेडी, उसको इन्होंने बैंड सा होती है ना मशीन जहाँ लकड़ी चीरते हैं, उसी तरह से चीरा उसको, इसको ऊपर से नीचे तक 2 हिस्से कर दिए उसको। बहुत साल के बाद कौल परिवार कश्मीर घूमने गया तो देखा घर टूटे उजड़े पड़े थे। जब मैं वहाँ, शंकराचार्य एक मंदिर है, बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, जब पापा ने हम जब वहाँ गए तो पापा ने देखा हर जगह आर्मी वाले लोग, उन्होंने सारा का सारा एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया। उन्होंने उसकी ब्यूटी को ही ख़राब कर दिया, पूरी की पूरी आर्मी वालों ने ले ली। क्यों? क्योंकि हिंदू जा ही नहीं पाते वहाँ। हिंदू बचे ही कितने हैं जो शिव जी के मंदिर जाएंगे। अब इस परिवार ने दिल्ली में ही मन रमा लिया है। घर में पूजा का कमरा है जहां राम, कृष्ण, दुर्गा और साईं बाबा सब मौजूद हैं। प्रार्थना भी कश्मीरी में होती है और दुआओं में भी कहीं कश्मीर वापस लौटने की हसरत छुपी होती है। हमें बहुत लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, बाकी किस्मत अपनी अपनी किसके लिए होगा। कश्मीरी पंडितों के अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हम और इसके लिए यही सरकार अगर करेगी तो बस यही करेगी, और नहीं करेगी कोई। ए हमसाया, ए दोस्त, तेरी आंखें क्यों फिर गई? तूने हमें घर से बेघर क्यों कर डाला? शिकायत अपने हमसाया कश्मीरियों से भी है तो हुकूमतों से भी, कि जिन्होंने जब उन्हें घर से निकाला गया तो कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और घर वापसी के लिए कश्मीरी पंडितों की जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो कोशिशें क्यों नहीं की। जब भी ये बातें करते हैं उनकी आंखें भर आती हैं और ये सवाल वो बार बार पूछते हैं, आज 24 साल बीत जाने के बाद भी। इन खूबसूरत नज़ारों से बिछड़कर लाखों कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कश्मीर की सड़कों पर दहशतगर्दी का जो मंजर उन्होंने देखा उसे भुला पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज भी इन बेवतनों को वतन की याद आती है, अपने घर की मिट्टी की खुशबू अपनी तरफ खींचती है और ज्यादातर को अपने सपनों में दिखाई देते हैं डल लेक पर तैरते हुए शिकारे। हब्बा कदल की सरला टपलू, साफा कदल के पीएन कौल, हंदवाड़ा के रविंदर पंडिता, बरजाला के अशोक जुच्छी, कनगर के अमल मैगजीन। ऐसे न जाने कितने कश्मीरी पंडित हैं जो अपनी जड़ों से उखड़ चुके हैं, जिनके पास लौटने के लिए अपना कोई गांव नहीं है। इन्हें अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि इनकी जिंदगी बंदूक की नोक पर आ चुकी थी। उन्नीस 1988-89 से ही कश्मीर में अलगाववादी और दहशतगर्द खुलेआम भारत विरोधी नारे लगाने लगे थे। अमन और खूबसूरती की मिसाल कश्मीर घाटी जलने लगी थी। जगह जगह धमाके हो रहे थे, मस्जिदों से आजान की जगह भड़काऊ भाषण गूंज रहे थे। कश्मीरी पंडितों के पास भाग निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आपको मिलवाते हैं टपलू परिवार से, जो कभी श्रीनगर के हब्बा कदल में आबाद था। कश्मीर से बिछड़कर दिल्ली में रहते इस परिवार को 24 बरस हो गए हैं। चाय की जगह आज भी कश्मीरी कहवा ही पीते हैं और कश्मीर के ही नगमे गुनगुनाते हैं। यो दिलास गंडिया वलास पर थो गिलास कुलनी तल पर थो गिलास कुलनी तल। ये परिवार है पंडित टीका लाल टपलू का।
टीकालाल टपलू, जिनकी शहादत का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। भाइयों बहनों, हम जब टीकालाल टपलू को याद करते हैं, उसके साथ उन सभी का स्मरण होता है। टीकालाल टपलू पेशे से वकील थे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। जनवरी 1989 से टीकालाल टपलू को अलगाववादियों से धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और 14 सितंबर 1989 को उन्हें हब्बा कदल में उनके घर के सामने ही गोली मार दी गई। टपलू की हत्या आतंकवादियों की ओर से पहली बड़ी चेतावनी थी। उसके बाद घाटी में हालात बेकाबू होते चले गए। हिंदुओं पर ज्यादती बढ़ती गई। टीकालाल टपलू के परिवार को अब अपनी जिंदगी और जमीन में से एक को चुनना था। उन्होंने सोचा, जान है तो जहान है। कोई भी नहीं चाहता कि अपनी जगह, अपना वतन, अपने होमलैंड, अपना जो मकान है छोड़ के जाए बाहर। कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति को अपने मकान से, अपने लोगों से प्यार होता है। वो तो दर्द है, हमेशा रहेगा दर्द। एक एक कमरे में 4-4 फैमिलियां रहती थी, प्रेग्नेंट औरतें, इतना बुरा हाल वो मैंने देखा है। फिर कई लोग तो बेमौत मारे गए, कईयों को सांपों ने काटा, कई सनस्ट्रोक हो गया। इन लोगों को आदत नहीं था ना कश्मीरियों को कि वो गर्मी में रहते। बहुत बुरा हाल था। कश्मीर से दूर हुए इतने बरस हो गए कि घर की तीसरी पीढ़ी दिल्ली मुंबई वाली हो चुकी है। ये कश्मीर के बारे में सोचती तो है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं, लॉजिकल होकर। दैट्स ओके कि हम अपनी जगह छोड़ के यहाँ आए, लेकिन हमने बहुत मेहनत करके, मतलब हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके अपने आप को एक लेवल तक लाया। अब हम वापस सब छोड़ के वहाँ चले जाएं एंड फिर से शुरुआत करें, वो ठीक नहीं है। अगर वो हमें वो सब वहाँ प्रोवाइड करता है, वो सब जो हमारा लेवल है वही मेंटेन करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि हम वापस जाएंगे। बट एज ए इंडिविजुअल मैं वहाँ पे फिर से स्टार्ट करने के लिए नहीं जाऊँगी। टपलू परिवार को मलाल है कि कश्मीरी पंडितों के लिए मुल्क सही वक्त पर खड़ा नहीं हुआ। अगर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने साथ दिया होता तो मुट्ठी भर दहशतगर्द इन्हें इनकी धरती से बेदखल नहीं कर पाते। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, दिल्ली। जब ज्यादातर कश्मीरी पंडित अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान से ज्यादा परवाह अपने फर्ज और अपने ईमान की थी। इंस्पेक्टर चुन्नीलाल शाला एक ऐसे ही शख्स थे जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए उस खतरनाक दौर में भी कश्मीर में टिके रहे। आखिरकार चुन्नीलाल शाला दहशतगर्दों की गोली के शिकार हो गए। हम मिलने पहुंचे शहीद इंस्पेक्टर चुन्नीलाल शाला की पत्नी सुदेश शाला से, जो इन दिनों नोएडा में रहती हैं। आप उनकी दास्तान सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कितना मुश्किल परदेश में आकर हालात ऐसे थे। हम वहाँ कश्मीर के थे, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ आया, बहुत मुश्किल हो गई। इन सूनी आंखों में दर्द के कई समंदर दफन हैं। सुदेश पर जो गुजरी है उसे सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। पति चुन्नीलाल शाला जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर थे। साल 1990 मई का महीना था। एक सुबह इंस्पेक्टर चुन्नीलाल ड्यूटी पर निकले, फिर लौटकर नहीं आए। आई तो सिर्फ उनकी खबर। 4 आतंकवादियों ने उन्हें एक पैसेंजर बस से घसीटकर तड़पा तड़पा कर मार डाला था। उन्होंने कहा हैंड्स अप, तो फिर उसको खींच के ड्रैग किया और बस से नीचे उतारा। फिर कहते हैं बड़ा टॉर्चर किया था। सुन, कहते थे कि सिगरेट बिट्स लगाए थे, जॉइंट्स तोड़े थे, ऐसा टॉर्चर किया था। उसके बाद लास्ट में फायर यहाँ पर किया था, राइट आई के फॉरहेड में, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं दिखाया ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो उसके बाद डेथ हुई थी। फिर वहाँ पर उसके साथ ये लगाया था, चिपकाया था कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, मुखबिर है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मई 1990 का ये वो दौर था जब JKLF जैसे आतंकी संगठन कश्मीर में खुलेआम धमाके करते थे और बाकायदा उसकी जिम्मेदारी भी लेते थे। इसी दौरान BSF ने बॉर्डर से एक आतंकी को पकड़ा। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंपा। चुन्नीलाल शाला ने ही उस आतंकी को इन्वेस्टिगेट किया था। उसी का बदला लेने के लिए दहशतगर्द
उन्हें खोज रहे थे। सुबह निकलते थे, शाम को ये नहीं पता था आएंगे कि नहीं, लेकिन उनको सिर्फ नौकरी थी, बस नौकरी थी बड़ी। नौकरी ने ही जान ली और जानबूझकर 4 मिलिटेंट्स ने उनके साथ क्या किया था वो तो हम ही जाने। सुदेश अब नोएडा में रहती है। अपने बलबूते पर बच्चों को सेटल कर चुकी है। कश्मीर की आबो हवा छूटने का सेहत पर ऐसा बुरा असर पड़ा कि इन्हें कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऑपरेशन करके फूड पाइप का बड़ा हिस्सा निकाला गया, तब जाकर जान बची। सुदेश के लिए कश्मीर दर्द का दूसरा नाम है। ये और इनके बच्चे कभी पलटकर कश्मीर नहीं गए। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, नोएडा। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने भी एतबार किया। जी हाँ, नेताओं से हमारी शिकायत यही रहती है कि वो वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। कश्मीरी पंडितों की शिकायत इससे भी बड़ी है। उनका ये कहना है कि पिछले 24 साल में हमारे लिए तो कोई वादे करने वाला भी सामने नहीं आया। कश्मीर आज भी बहुत हसीन दिखता है, लेकिन दहशतगर्दी के नश्तर ने कहीं ना कहीं इस जन्नत को जख्मी किया है। यहाँ के पेड़, यहाँ की वादियां, यहाँ के फूल, यहाँ के शिकारे, यहाँ की झीलें और यहाँ के लोगों की आंखों तक में एक उदासी दिखती है। उदासी उन कश्मीरी पंडितों की आंखों में भी है जो जिंदगी में शोहरत हासिल कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हालात ज़रूर ठीक होंगे, हालात ज़रूर बेटर होंगे। और उस मामले में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जो जिनके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है इस देश के लिए। अनुपम खेर चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौटे और बेखौफ होकर रहें। इसके लिए वो बड़ी मजबूती के साथ कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की वकालत करते हैं। मेरे पर्सनली हिसाब से आर्टिकल 370 निकल जाना चाहिए, बिकॉज जब देश का हर इंसान वहाँ पर ज़मीन ले सकेगा तो ऐसे वातावरण में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, जो बाकी लोग भी, पंजाबी, तमिलियंस, गुजरातीज, मराठीज, बंगाली, सब लोग अगर वहाँ ज़मीन ले सकेंगे, वहाँ पर अपना इंडस्ट्रीज शुरू कर सकेंगे, तो फिर टेररिज्म का एक और जो डर का जो माहौल है वो कम हो जाता है। कश्मीरी पंडितों ने साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। वो अपनी किताबों और फिल्मों के जरिए लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कश्मीर के टेररिस्टों से ज्यादा और कश्मीर की वो पॉपुलेशन जिन्होंने हमको वहां से बाहर निकाला, उससे ज्यादा मैं अगर नाराज हूं तो हमारे देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड नेता, उनकी खामोशी से नाराज हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशन है वो सारे कश्मीरी पंडितों का जो पिछले 25 साल से अपने घर में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं। अशोक पंडित ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुई नाइंसाफी पर कई फिल्में भी बनाई हैं। उन्हें भी अब अंधेरे में रोशनी की झलक दिखने लगी है। हम एक टनल से गुजर रहे हैं हम, और अभी तक हमें टनल के उस पार नजर नहीं आ रहा था। जिस दिन मोदी जी ने इसके बारे में जिक्र करना शुरू किया, कश्मीरी पंडितों के बारे में जिक्र करना शुरू किया, हमें टनल के दूसरी तरफ वो लाइट नजर आनी शुरू हुई। हम भी यही दुआ करेंगे कि ये उम्मीद की रोशनी बुझने न पाए, कश्मीरी पंडितों की हर मुराद पूरी हो। सरिता सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अपना घर, अपनी गली, अपना मोहल्ला छूटने का मलाल हर किसी को होता है, लेकिन ये मलाल नासूर बन जाता है जब ये पता चले कि घर लौटना मुमकिन नहीं है।
हम एक ऐसे ही कश्मीरी पंडित परिवार से मिले जिनके एक ज़माने में कश्मीर में बड़े बड़े सेबों के बागान होते थे, लेकिन सब कुछ छिन गया। अब वो कश्मीर आते हैं, ज़रूर आते हैं, लेकिन एक सैलानी की तरह आते हैं। होटल्स में ठहरते हैं, हाउस बोट में रहते हैं। लचीली शाखों पर इतराते ये सेब वादी की खूबसूरती में अपना ही एक रंग जोड़ते हैं। कश्मीर अपने सेब के बागानों के लिए जाना जाता है, लेकिन कश्मीर छोड़कर आए रविंदर पंडिता को सेब के पेड़ ऐसा मंजर याद दिलाते हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। अक्टूबर 7 की बात है, जब 1990 की बात है, तो मेरे पिताजी को और मेरे मैटरनल अंकल वहाँ थे जिनका नाम जिंदालाल पंडिता है, वो दोनों को इन्होंने मिलिटेंट्स ने ऑर्चर्ड पे ले गए थे और उनको, आप ही का सेब का बाग था वो? हाँ जी, हमारे बाग में वहाँ पर ले गए और वहाँ पर उनकी हत्या, उनको फांसी दी। सेब के उस बागान ने उनकी आजादी और मस्ती देखी थी। पेड़ पे ही ऐसे ही काटते थे सेब को, और अगर अच्छा नहीं लगा ऐसे ही लटका रहता था वो कटा हुआ, और दूसरा चूज करते थे। लेकिन आज उसी कश्मीर में ये अपने परिवार के साथ सैलानी बनकर आते हैं। आम सैलानियों की तरह सेब के पेड़ों के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। बर्फ की सफेद चादर पर मस्ती के लम्हों को कैमरे में कैद करते हैं। 9वीं क्लास में पढ़ रही बेटी को भी कश्मीर बेहद पसंद है, लेकिन इस परिवार का कहना है कि वहां लौटना तभी हो सकता है जब हिफाजत की गारंटी मिले। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, फरीदाबाद। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, जिन्हें शबनम का एक कतरा भी दरिया सा लगता है। सरकार ने वापसी की उम्मीद क्या जगाई है, कश्मीरी पंडितों की आंखों में सपने तैरने लगे हैं, अपने जहान में वापस लौटने के सपने। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भले ही जिंदगी वादी से दूर रहकर जाया हो गई हो, लेकिन मरने के बाद उनकी राख पवित्र हरमुख तक पहुंच जाए तो भी वो खुद को धन्य मानेंगे। हरमुख बरतल त्रारई मदनो ईदप हम तीला गयो। फरीदाबाद के इस घर में कश्मीरी पंडितों के कई परिवार साथ रहते हैं। इनके पास कश्मीर में दहशतगर्दी की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि सुनने लगे तो कानों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन वो सब छोड़िए, अब उम्मीद की बात करते हैं। हमें मोदी जी से बहुत होप है, क्योंकि 25 साल में या 24 साल में पहली बार किसी ने एटलीस्ट पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया, किसी ने दुनिया को बताया कि भाई ये हुआ है। नहीं तो हमारी जो देखिए हम 6 लाख 6.5 लाख लोग टोटल हैं, बहुत टफ नहीं है कि हमें एक अलग सेटलमेंट दे दें। कश्मीरी पंडित अलग सेटलमेंट चाहते हैं, क्योंकि इनकी पुश्तैनी जमीन अगर बची भी है तो लौटने लायक नहीं रही। लोगों ने क्या किया है, सपोज ये सेंटर में मेरी ज़मीन थी, अब उसके चारों तरफ लोगों ने मकान बनाए। मेरी लैंड वही है बट यूजलेस है। 25 साल में वो जनरेशन वहाँ पे आ गई जो मुझे जानती ही नहीं, जिसके लिए कश्मीरी पंडित नॉन एग्जिस्ट है। अपने कश्मीर को याद करते हुए ये सब मिलकर एक खास गीत गाते हैं। इस गीत में इनकी आखिरी ख्वाहिश छुपी है। त्रारई मदनो ईदप हम तीला गयो हरमुख बरतल। ये गीत हरमुख के बारे में है, वो हरमुख जिसे कश्मीर का कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश मानसरोवर की तरह ही हरमुख पर भी एक झील है। हर कश्मीरी चाहता है कि उसकी अंतिम यात्रा हरमुख में जाकर पूरी हो, उसकी चिता की राख इसी पानी में प्रवाहित हो। अनीता शर्मा बिष्ट, इंडिया टीवी, फरीदाबाद।